पहले हम नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सारे एग्जाम्पल्स खत्म कर चुके थे। इसके बाद है नई हेडिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के सिंथेसिस की सबसे पहली विधि है एथेनॉल व ब्लीचिंग, एथेनॉल व ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन द्वारा। तो इसमें क्या होगा, हम एथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर दोनों के उपयोग के द्वारा हम इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की जब जल से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl 2Cl, दो क्लोरीन, ये दो क्लोरीन अणु इधर निकल गए। इसके बाद एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो OH तो OH का होल ट्वाइस। इस तरह से इजीली हम याद रख सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम एथेनॉल लेंगे CH3 CH2OH, तो ये क्या है, एथेनॉल। अब ये जो दो Cl हैं वो आके जुड़ेंगे, तो ये दोनों जब Cl आपस यहाँ पर आकर जुड़ेंगे तो ये दो Cl, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, HCl, तो 2HCl निकल जाएगा। इसके बाद एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से टूटा है, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन, तो दो सिग्मा टूटे हैं और एक पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3C, अब पाई H के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट CHO, तो हमने यहाँ CHO लिखते हैं। ठीक है, एल्डिहाइडिक समूह बन गया। इसके बाद ये एल्डिहाइडिक CH3CHO के साथ 6 क्लोरीन अणु और आकर जुड़ेंगे। ये 6 क्लोरीन अणु यहाँ से 3 Cl को लेकर चला जाएंगे, तो 3 HCl निकल गया, 3 Cl बचे, वो यहाँ इस पोजीशन पे जुड़ के CCl3 और CHO का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये CCl3 CHO इसके साथ जुड़कर क्लोरोफॉर्म बना देगा, तो CCl3 एंड या CHO के साथ अगर CaOH का होल ट्वाइस आकर जुड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHCl3 प्लस HC डबल O का होल 2। तो इसमें मैकेनिज्म नहीं बताइए, सिर्फ कौन कौन से कंपाउंड जुड़कर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं ये डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है मैथेन से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट है मैथेन से। अब मैथेन से कैसे बनाएंगे, अगर हम मैथेन को HNu की कंडीशन में 3 Cl2 के अणु जोड़ें तो 3 6 हो गए, तो क्या होगा, 3 Cl यहाँ से 3 H को लेकर चला जाएंगे, 3HCl निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, एक H बचा, 3 Cl यहाँ से आकर जुड़ जाएंगे CHCl, तो इजीली इसको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ये प्रयोगशाला विधि में भी सेम उसी तरह कंपाउंड बनता है जिसे हमने अभी पढ़ा था एथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। केवल इसमें अंतर ये होता है कि एथेनॉल की जगह एसीटोन का प्रयोग भी कर लिया जाता है। तो एथेनॉल की और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम एसीटोन के साथ पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा, CaOCl2 वही अभिक्रिया H2O के साथ सेम करवाई, तो क्या हो जाएगा CaOH का होल 2, वही Cl2 दो अणु बने। अब हमें क्या करना है, इसके बाद 2Cl, इसी तरह काफ़ी सारे ब्लीचिंग पाउडर और जल का अणु होकर क्लोरीन के दो Cl करके काफ़ी सारे क्लोरीन परमाणु बन जाएंगे। और उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मेशन होगा उसका। इसके बाद अब हमें लेना एसीटोन। अब एसीटोन में C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस एसीटोन में यहाँ पर H तो है नहीं है, तो जैसे हमने पहले किया था HCl निकाला था, एल्डिहाइडिक समूह बनाया था, तो उसमें अब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने की जरूरत है ही नहीं है। पहले एथेनॉल था, उसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज किया था, अब इसे हम डायरेक्ट किसकी रिएक्शन करा देंगे, 6Cl, 6 क्लोरीन अणु जोड़े, ये 6 क्लोरीन या तो यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी 3 H के साथ 3 Cl ले गया और 3 Cl बचे, वो CCl3 प्लस C
प्लस नो प्लस नहीं, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद वही जैसे पहले किया था, क्या था CH3CHO, अब यहाँ पे क्या CCl3 COCH3, वहाँ H का ही अंतर था दोनों में, तो क्या होगा CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वही CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा 2CHCl3 और CH3C डबल O का होल 2Ca, जबकि पहले में क्या था HC डबल O का होल 2Ca। तो दोनों सेम है। एथेनॉल को लेते हैं तो हमें एथेनॉल को कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें कार्बोनिल कंपाउंड पहले से है तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन की मेथड कंप्लीट हो गए। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण में ये जो क्लोरोफॉर्म होती है, ये प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके COCl2 प्लस HCl, ये होता है फॉस्जीन। ये फॉस्जीन होती है, एक बहुत ही विषैली गैस होती है। यदि ये विषैली गैस क्लोरोफॉर्म में उपस्थित होती है, वैसे हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ किस लिए करते हैं, बेहोश करने के लिए, निश्चेतक के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर इस क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन उपस्थित है तो इसका उपयोग हम नहीं कर सकते निश्चेतक के रूप में। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को एक अंधेरे में या फिर गहरे कलर की बोतलों में रखते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाए, और उनको बिल्कुल सिरे तक ऊपर तक भरे हुए रखते हैं, जिससे उसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके, उसमें कोई स्पेस उपस्थित नहीं हो। और इसके अलावा इस फॉस्जीन को बनने से रोकने के लिए जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स होती हैं, उस क्लोरोफॉर्म की बॉटल में हम एथेनॉल को घोले हुए रखते हैं, जिससे कि अगर क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन उपस्थित भी हो तो ये फॉस्जीन जो कि विषैली गैस होती है, ये फॉस्जीन COCl2 उस एथेनॉल से क्रिया करके क्या बना लेती है, एथेनॉल से क्रिया करके C2H5 का होल 2 CO3, जिसका नाम है डाई एथिल कार्बोनेट प्लस 2HCl। तो क्या करती है, या जो फॉस्जीन अगर उसमें उपस्थित भी हो, बाई चांस वायुमंडलीय ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की बोतल में फॉस्जीन भी मिल गई हो, तो उससे बनने के लिए, रोकने के लिए पहले ही उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, जो फॉस्जीन के साथ क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है, जो कि विषैला नहीं होता है। तो इसका उपयोग आसानी से हम निश्चेतक के रूप में कर लेंगे। विषैला होगा तो निश्चेतक के रूप में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पहला क्या बताया था कि फॉस्जीन को बनने से रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है और प्रकाश से दूर रखा जाता है, ऊपर तक भरकर रखा जाता है, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। इसके अलावा निश्चेतक के रूप में प्रयोग, क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग करना होगा तो पहले फिर उसे बॉटल से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश तो फिर उपस्थित होगा। तो क्या करेंगे, उसकी अभिक्रिया AgNO3 से करवा दिया जाता है, जिससे यह देखा जाता है कि फॉस्जीन गैस उसमें उपस्थित है नहीं। अगर AgNO3 की अभिक्रिया नहीं करवाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि फॉस्जीन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को यूज़ करने से पहले उसमें AgNO3 की अभिक्रिया करवा दी जाती है, और AgNO3 की अभिक्रिया करवाने से उसमें AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जिससे यदि फॉस्जीन गैस उपस्थित होती है तो सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है, अगर उपस्थित नहीं है तो सफ़ेद अवक्षेप नहीं बनता। इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि उसमें फॉस्जीन उपस्थित है या नहीं। कुल मिलाकर पहला तो एक सोल्यूशन ये है कि उसमें एथेनॉल मिला दिया जाए, जिससे डाई एथिल कार्बोनेट बन जाए, जो विषैला नहीं होता। इसके अलावा पहले चेक कर दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट मिला के कि कहीं उसमें फॉस्जीन उपस्थित तो नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन में
अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन, अपचयन। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 का अपचयन, अपचयन मतलब हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ पे लिख देते हैं केवल हाइड्रोजन जोड़ना। वही जिंक लेना पड़ेगा धातु की उपस्थिति में, धातु प्रेरक की उपस्थिति में। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे तो बनाएंगे CH4 प्लस 3HCl। तो क्या हुआ है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे, एक H, यहाँ तो जुड़े हैं 6 हाइड्रोजन। 6 कैसे जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास है, 4 इसके साथ, 3 इसके साथ जुड़े तो CH4 हो गया, 3 बचे, 3H और 3Cl को लेके 3HCl निकल गया। ये तो है जिंक और H2 के साथ अपचयन। लेकिन अगर हम अपचयन वही हाइड्रोजन जोड़ने जिंक और HCl के साथ करते हैं तो इसमें कंपाउंड बदल जाता है, तो बनता है CH2Cl2 और HCl। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, इसमें एक इसमें और बचा एक इसमें, एक Cl, एक H को लेके HCl निकल जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ेगा तो CHCl2 या CHCl3 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अपचयन की अभिक्रिया, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। क्लोरोफॉर्म CHCl3 को हम अगर जलीय क्षार, जैसे जलीय क्षार हम KOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो HCOOK प्लस 3KCl प्लस 2H2O बनता है। इसमें 4 KOH लिए जाते हैं, तो क्या होगा, 3 Ka 1 Ka, तो 4 KOH CHCl3 के साथ क्रिया करके तो क्या बनाए ये, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का पोटेशियम लवण जो भी है कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक अम्ल का पोटेशियम K है ना, SeOH होता है तो प्योर फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल कहेंगे इसको। इसके बाद है नेक्स्ट सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, जो CHCl3 है 6Ag प्लस सिल्वर चूर्ण के साथ अभी क्या करेंगे तो Cl3 और CH क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेंगे तो क्या होगा इससे, यहाँ 6Ag 3Cl, यहाँ से 3Cl लेके क्या निकल गया 6AgCl। अब क्या बचा CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्या बनता है, जब सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की HNO3 के साथ अगर हम CHCl3 प्लस इसकी अभिक्रिया करवाई हमने HONO2 से, ठीक है, HNO3 है। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई जाती है तो क्या होगा, ये NO2 बीच में जाके जुड़ना है तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, H2O निकला माइनस H2, और ये जो NO2 है इसके बीच में जाके अटैच हो जाएगा तो हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा Cl3। इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। ये जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। ये क्लोरोपिक्रिन एक विषैला पदार्थ है, इसका यूज़ कीटनाशी के रूप में करते हैं और युद्ध में विषैली गैस के रूप में भी इसका उपयोग, ये बहुत विषैला होता है। इसके बाद है नेक्स्ट आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेलेमीन परीक्षण। क्या होता है कार्बेलेमीन परीक्षण, ये भी क्लोरोफॉर्म के द्वारा किया जाता है। CHCl3 KOH जब क्लोरोफॉर्म एनिलीन और एल्कोहलिक मिश्रण के साथ, एल्कोहलिक मिश्रण ये लिया OH प्लस C6H5NH2, ये क्या हो गया एनिलीन, 3 KOH के अणु है। जब इन तीनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। ये सब ये रिएक्शन 12th में आप पढ़ चुके हो।
फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये जो फेनिल आइसोसाइनाइड होता है इसमें से बहुत अरुचिकर गंध आती है, इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम एमीन के प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने में। अगर एमीन है तो उसमें से बहुत खराब, बहुत अरुचिकर गंध आएगी। तो ये क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड अगर एनिलीन जो कि एक प्राथमिक एमीन है, अगर प्राथमिक एमीन है तो वो इन दोनों कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाएगा और जिसमें से अरुचिकर गंध आती है। यह है एक टेस्ट मेथड है प्राथमिक एमीन का। इसके बाद नेक्स्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया सब क्लोरोफॉर्म के CHCl3। अगर हम इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ से एक एक Cl को लेके चला जाएगा तो CCl4 HCl तो बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट एसीटोन के साथ संघनन। हमें क्या लेना है? क्लोरोफॉर्म की एसीटोन लेंगे। पहले एक अणु एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ले लिया एसीटोन और ये ले लिया CHC। फिर CHCl3 है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे प्लस। इस वाले में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो इसमें जहाँ ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3 C, यहाँ आ गया OH और इसके साथ क्या जुड़ गया? CC। इसका नाम होता है क्लोरेटोन। और इस क्लोरेटोन का यूज सम्मोहन के लिए किया जाता है। इसके अलावा राइमर-टीमान अभिक्रिया जो कार्बेलामीन राइमर-टीमान, ये सब 12th की रिएक्शन है। राइमर-टीमान रिएक्शन में क्या होगा? इसमें भी क्लोरोफॉर्म, जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल से और वही QH की उपस्थिति में करवाते हैं तो पीछे पेज पे राइमर-टीमान ये हम फॉर्म्युलीकरण पढ़ रहे हैं। तो देखो OH CHCl3 फिनोल के साथ और 3KOH करवाते हैं रिएक्शन तो क्या बनता है? यहाँ पर OH है और यहाँ पर CHO जुड़ता है तो क्या बना है इसमें? सैलिस एल्डिहाइड। तो ये सैलिस एल्डिहाइड बनता है राइमर-टीमान अभिक्रिया और लास्ट में KCl + 2H2। इसके अलावा ये नेम रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, कार्बेलामीन आइसोसाइनाइड या फिर राइमर-टीमान दूसरी रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट एल्कीनो के साथ योग, एल्कीनो के साथ क्लोरोफॉर्म परऑक्साइड की उपस्थिति में एल्कीनो के साथ मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत एडिशन रिएक्शन करता है। जैसे C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एल्कीन पर वही हमें क्लोरोफॉर्म की तो रिएक्शन करवाए तो HOOH या फिर लिख देते हैं हम डायरेक्ट परऑक्साइड, क्योंकि हम मैकेनिज्म में पूरा लिखने की जरूरत थी लेकिन अब रिएक्शन है डायरेक्ट। तो क्या होगा? अब इसमें से एक भाग H हो गया, एक हो गया CCl3, तो कौन सा भाग इस तरफ जुड़ेगा, कौन सा ये भाग उस तरफ जुड़ेगा? तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के बेस पर जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के बेस पर CHH यहाँ जुड़ेगा, CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CCl3। हाइड्रोजन या फिर धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो H यहाँ जुड़ गया, CCl3 यहाँ पर जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया 1,1,1 ट्राईक्लोरोपेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो 1 पे 3 H जुड़े हैं तो 1,1,1 ट्राईक्लोरोपेंटेन। इसके अलावा एक रिएक्शन और रह गई है, फिर इसके बाद एक कार्बन ट्राईक्लोराइड
CHCl3 खत्म हो गया, इसके बाद CCl4 और बचा है इस यूनिट में। क्या है? द्वितीयक एमीनों के साथ रिएक्शन, द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन। तो द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5 का होल टू NH प्लस CHCl3 भाई हमें किसकी उपस्थिति में करवाना? पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। क्या होता है? CH3। ओके, इसका नाम है पोटेशियम तृतीयक ब्यूट ऑक्साइड। तो इसकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया करवाई जाती है तो फार्मामाइड बनते हैं, HCON C2H5, इसका नाम होता है NN डाईएथिल फार्मामाइड। इस रिएक्शन में काफ़ी सारी जो रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, कुछ में ट्रिक्स हैं, कुछ को हम ट्रिक्स के बेसिस पे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट CCl4 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी भी वही सिंथेसिस मेथड है। सिंथेसिस मेथड में पहला मेथड है, पहला है मेथेन से, बाई मेथेन। मेथेन से कैसे करेंगे? CH4 इस Cl2 से अभिक्रिया करवाएंगे, इसमें हम 4 Cl2 H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में, तो CCl4 यहाँ हो गया, HCl यहाँ। क्या होगा? यहाँ से 4H 4 Cl को लेकर के इतने चलेगा 4 HCl और 4 Cl जाकर इसके पास, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड व क्लोरीन की रिएक्शन द्वारा। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? CS2 लेंगे, इसके अलावा 3Cl2 और इसकी अभिक्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो CCl4 प्लस H2Cl2। ये रिएक्शन सारी आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जल वाष्प के साथ रिएक्शन, जल वाष्प के साथ रिएक्शन तो CCl4 प्लस H2O, टेम्परेचर 773 केल्विन रखेंगे तो उस कंडीशन में COCl2 प्लस 2HCl का निर्माण होगा। जब हम जल वाष्प के साथ CCl4 की अभिक्रिया करवाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा तो जल ऑटोमेटिक वेपर में चेंज हो जाएगा। तो जब इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो विषैली फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट फिनॉल के साथ रिएक्शन, फिनॉल विद रिएक्शन फिनॉल के साथ। तो जब हम फिनॉल के साथ रिएक्शन विद फिनॉल के साथ करवाएंगे हम तो OH माइनस कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया करवाई तो यहाँ KOH सेम जैसे पहले राइमर-टीमान था वो फॉर्मिलीकरण था, ये राइमर-टेबान कार्बोक्सिलीकरण है। तो यहाँ CHCl3 होता तो वो फॉर्मिली, अब इसमें बनता है कार्बोक्सिलीकरण, मतलब वहाँ पे तो यहाँ पर CHO जोड़ा था, यहाँ COOH जोड़ा। इसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है, इसका नाम सैलिसिलिक था। और राइमर-टीमान पहले जो पढ़ी थी वो फॉर्मिलीकरण था, उसमें सैलिसल्डिहाइड था और यह है सैलिसिलिक अम्ल। इसके बाद है नेक्स्ट अपचयन। वही जो CCl4 है ये अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो हम इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और अपचयन किसी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में लेंगे तो आयरन पाउडर ले लेंगे तो इसमें एक H यहाँ जोड़ेगा, एक Cl को H ले जाएगा तो CHCl3 प्लस HCl। जब हम CCl4 का अपचयन करवाते हैं
तो क्लोरोफॉर्म बनती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसकी केमिकल रिएक्शन है कि उत्प्रेरक एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया डायरेक्ट रिएक्शन है, नेम नहीं है, CCl4 की अभिक्रिया हम SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ रिएक्शन हमें करवानी है और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम यह अभिक्रिया करवाएंगे तो CCl2F2 प्लस 2SbCl2 3, तो इसका नाम है डाईफ्लोरोमेथेन, डाईफ्लोरोमेथेन। ये जब हम उत्प्रेरक SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड्स के साथ करवाते हैं तो डाईफ्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। इसका नाम होता है फ्रियोन 12 और इसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है ठंडक के लिए। तो अभी बस एक छोटी सी हेडिंग और लास्ट बची है, फ्रियोन 12 क्या है। इसका सामान्य नाम CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन इसका सामान्य नाम है जिसका उपयोग ठंडक के रूप में किया जाता है। मेथेन या फिर एथेन, इन दोनों के पॉली क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स व्युत्पन्नों पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों या डेरिवेटिव्स को फ्रियोन 12 की श्रेणी में रखा जाता है। बस इतना सा था। CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। मेथेन या एथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स को ही फ्रियोन सम्मिलित रूप से कहा जाता है। CCl4 कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने CCl3 किया था। उससे पहले एग्जाम्पल चल रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े। इस यूनिट में आधे से ज़्यादा एग्जाम्पल ही थे और यहाँ पर जाके ये यूनिट कंप्लीट होती है। यूनिट कंप्लीट।